यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। तो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को किया संबोधित। लगभग 1.5 घंटे की करीब की स्पीच थी। 2014 पर जिस वक्त भारत का स्वच्छता अभियान शुरू किया था, उसके बाद मेक इन इंडिया से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के आयुष्मान भारत से लेकर के छोटा किसान देश की शान और सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए इंडिया का विजन आने वाले वक्त में 75 साल के बाद उन्होंने जिक्र किया कि अगले 25 साल बाद, यानी कि जब देश 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा और उस वक्त जो प्रधानमंत्री होंगे वो यहां पर झंडा फहरा रहे होंगे, तो वो उन्हीं सिद्धियों का जिक्र करेंगे जिनका संकल्प हमने आज लिया है। तो अब मैं ड्यूरेशन का भी जिक्र कर लेता हूं, जिससे हम कह रहे थे कि क्या ये अब तक का सबसे लंबा भाषण है, लेकिन 2019 की बात करें तो वो 92 मिनट का था। ये 88 मिनट का भाषण था और 86 मिनट का भाषण पिछले साल था। 92 सबसे जो लंबा भाषण था वो 2019 का था। 2018 में 82 मिनट का संबोधन था। सबसे छोटा था 2017 में 57 मिनट का संबोधन था। 2016 में 96 मिनट का, सबसे ज्यादा 96 मिनट का संबोधन था। 2015 में 86 मिनट का संबोधन था और 2014 में 65 मिनट का संबोधन था लाल किले पर प्रधानमंत्री के संबोधन का। जब हम बात करते हैं एक लीडर की, जिसका जिक्र मैं ब्रेक से पहले भी कर रहा था, और उस इच्छा शक्ति की और उस कैन डू ताकत की, ठीक है, एक बार हम सुन लेते हैं कि क्या कहना था प्रधानमंत्री का, फिर उसके बाद वापस आते हैं। तो संकल्प के साथ पराक्रम की पराकाष्ठा भी जरूरी है। सिन्हा साहब, जब यही समय है, सही समय है, जब आप कहते हैं, आप ब्रेक से पहले कह रहे थे, मैं इसमें ऐड करूंगा, आप इसे एक पॉलिटिकल विल की तरह भी डिफाइन करते हैं और आप इसे कई और तरीके से भी परिभाषित करते हैं, क्या है वो? बहुत संक्षेप में मैं इशारा देना चाहता हूं कि पॉलिटिकल विल में कितना डिफरेंस आया है मौजूदा सरकार में और भूतकाल में। जब दुश्मन के गोली लौटाने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अनुमति चाहिए, तो वो दिखाता है कि पॉलिटिकल विल कितना कमज़ोर है। जब 62 वॉर में एयरफोर्स चीफ कहते हैं कि एयरफोर्स को इन्वॉल्व करो, स्ट्राइक करने का मौका दो, मना कर दिया जाता है। जब ताज होटल में पाकिस्तान के आतंकी आके अटैक करते हैं, जब एयरफोर्स चीफ से कहता है हम काउंटर अटैक के लिए तैयार, स्ट्राइक मिशन पर जाने के लिए तैयार हैं, कुछ नहीं कहा, उसको परमिशन नहीं दिया जाता है। जब DBO रोड एयर स्ट्रिप के लिए एयर मार्शल बारबोरा रिपेयर करने के लिए अनुमति मांगते हैं, अनुमति नहीं दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि जियो स्ट्रैटेजिकली DBO एयर स्ट्रिप कितना महत्वपूर्ण है। जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया जाता है तो पाकिस्तान को क्या संदेश जाता है वो आप पता है। जब POK में सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है तो क्या पॉलिटिकल विल का प्रदर्शन होता है वो आप जानते हैं। जब रफाल प्रोक्योरमेंट होता है तो इतना हंगामा देश में, फिर भी प्रोक्योर किया जाता है क्योंकि वो राष्ट्र हित में, सेना के एयरफोर्स के हित में था। जब 370 हटाया जाता है तो सुरक्षा दृष्टिकोण से आज देखिए पत्थरबाजी कहाँ चला गया, सचिन, पत्थरबाजी कहाँ गया। आज जितने नंबर ऑफ डेथ्स सेना के जवानों का होता था उसमें कितना गिरावट हुआ है। तो ये सब भी देखिए पॉलिटिकल विल का डिफरेंस है कि देखिए, मैं पॉलिटिकल विल को इस तरह से देखता हूं। बॉक्सिंग मैच का एक उदाहरण देना चाहता हूं। यदि आप ऑफेंसिव मूड में है, पंच मार रहे हैं, तो जो डिफेंडर है वो अपने आप को बचाता रहेगा। लेकिन आप जो ही आप थोड़ा सा उसको गैप दीजिएगा तो वो आप पर पंच मारना शुरू करेगा, फिर आप डिफेंडिंग मोड में आइएगा। यही है पॉलिटिकल विल, ये स्ट्रांग है तो दुश्मन डिफेंडिंग मोड में रहेगा और हम एग्रेसिव मोड में रहेंगे। यही है सुरक्षा दृष्टिकोण से स्ट्रेटजी, जो कि भूतकाल में नहीं थी। कमाल की आप DRDO का एग्जांपल देखिए। आज DRDO कितना अच्छा काम कर रहा है, आज HAL तेजास बना रहा है। पहले क्यों नहीं अच्छा काम किया DRDO? एक बार हम लोकसभा टीवी पे थे, DRDO का ऑफिसर जो बोल रहा था, हम लोग को कहा गया था खाली तनख्वाह लो और बैठे रहो। मतलब क्या देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। आज DRDO देखो कमाल पे कमाल किया जा रहा है। कोरोना का भी दवाई निकाल लिया DRDO ने। तो सवाल ये पैदा होता है कि यदि इच्छा शक्ति हो तो इसका बहुत बड़ा संदेश सेना को जाता है कि प्रधानमंत्री यदि स्ट्रांग हैं तो हम दुश्मन को कुछ भी सबक सिखा सकते हैं। नहीं तो ये डर है अतिशक्ति। कर्नल पठानिया का क्या हुआ? पाकिस्तान को गोली लौटाने के लिए बेचारे को जेल भेज दिया गया, राष्ट्र सेवा करने के लिए उसको जेल भेजा गया। लोगों को उत्तर देना चाहिए, कर्नल पठानिया जेल कैसे क्यों गए? तो सवाल है कि इस देश में पहले हाथ बंधा हुआ था, हम लोग को रिंग में फेंक दिया जाता था, मार खाते। और आपका ही जिक्र उन्होंने किया ना, जैसे आपने कहा कि हाथ बंधा हुआ था, प्रधानमंत्री लास्ट में कहता है कि अब सेनाओं को खुली छूट है। अब सेनाओं को पूरा अधिकार है और
कब ऐसा हुआ है? आरती टिक्कू भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती टिक्कू, मैं आपको इसमें शामिल करना चाहता हूं। आप इस स्पीच को एक तो कैसे एनालिसिस करती हैं इसका, दूसरा ये कि कब ऐसा हुआ है कि आप आतंकवाद और विस्तारवाद दोनों, एक आपने पूरी दुनिया को बताया भैया विस्तारवाद भी एक तरीके का आतंकवाद है, आज मैसेज वाज वेरी लाउड एंड क्लियर, और उससे लेकर के आप अपने नेशनल इश्यू से लेकर के अगले 25 साल में भारत को क्या विजन दे सकते हैं, उस स्पीच का प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं जिक्र किया कि जब आगे प्रधानमंत्री झंडा लहराएंगे तब उस सिद्धि का जिक्र करेंगे जिसका संकल्प आज आप लोग लेंगे, यानी आपकी इस वक्त की जनरेशन लेगी। आरती। धन्यवाद सचिन। पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हम सबको, आपको, आपके चैनल को। दूसरी बात, मैं कहूंगी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पीच था, और मैं मानूंगी कि उन्होंने एक नए भारत की नींव रखी है 75 जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है उस पर। और मैं ये कहूंगी कि उसका प्रमाण ये है कि हम एक नया भारत है, हम नए भारतीय है। वो ऐसे कि मैं आज श्रीनगर में बैठी हूँ, मैं इंटरनेट के द्वारा आपसे जुड़ी हुई हूँ, मैं फोन के द्वारा आपसे जुड़ी हुई हूँ। ऐसा पहले नहीं होता था। अक्सर ये होता था कि या तो इंटरनेट शटडाउन होता था, कर्फ्यू होता था, लॉकडाउन होता था, पत्थरबाजी होती थी। लेकिन आज श्रीनगर में जगह जगह आप देखेंगे भारत के झंडे लहरा रहे हैं। आप जगह जगह देखेंगे कि स्कूल के बच्चे, लगभग 23,000 स्कूल जो कश्मीर के हैं वहां पे आज राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है और भारत का झंडा उठाया जा रहा है। ये एक नए भारत की नई नींव का मैं मानूंगी कि एक टर्निंग पॉइंट है। और जो 75 साल भारत ने मेहनत की और हम इस मकाम पे पहुंचे कि हम आज बहुत ही विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ एक नए भारत का जो विजन है, जो प्रधानमंत्री जी ने दिया आज, जहां पे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा हम एक ऐसा भारत एनविजन कर रहे हैं जहां पे सरकार को कम से कम जो है इंटरफियर करे। तो मैं ये कहूंगी ये बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि भारत, जो नया भारत है और नए भारतीय है, वो अपने मैं कहूंगी फ्यूचर डेस्टिनी के जो है वो खुद आर्किटेक्ट होंगे, वो खुद इंजीनियर्स होंगे और वो खुद अपने भविष्य को बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहूंगी कि 1947 में जब हम आजाद हुए एक नींव रखी गई, उसके बाद आज 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नए भारत और नए भारतीयों। आपसे कमेंट लूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जिसे कहते हैं कि जो संपन्न नेशन होते हैं, जो डेवलपिंग से डेवलप की तरफ आगे जाते हैं, जो अपने आप को फ्यूचर देखते हैं, वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। वो अपना विजन खुद तैयार करते हैं और अपने विजन के साथ जो अपनी ताकत है कि मुझे यहां से अपनी ताकत बढ़ा करके एक सशक्त मुल्क की तरफ आगे बढ़ना है, तो मुझे अपने ही खुद ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई और करके लिए देगा। तो क्या विजन होना चाहिए, उसको लेकर के एक नए भारत की नींव होगी कैसे, आने वाली जनरेशन को हम क्या दे करके जा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो उसका भी जिक्र कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इस विजन में। शताब्दी समारोह स्वतंत्रता की मनाएगा, तब भारत कैसा दिखना चाहिए उसका जिक्र भी आता है। इस बीच सीमा पर जश्न आज़ादी की तस्वीरें, अब देखिए यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, सशक्त भुजाओं की ताकत है। ये देखिए पैगोंग का अगर हम जिक्र करें तो जहां चाइना को माकूल जवाब दिया गया और बाकायदा ये लहराता तिरंगा जिसकी तस्वीर सामने नहीं आती थी, तो वो बाकायदा ट्वीट करके भी एक प्रोपेगेंडा आपको याद होगा कि वो फैलाया जाता था कि पैगोंग के एक हिस्से पर जो है वहाँ पर चीनी सैनिकों का कब्जा और तमाम तरीके की चीज़ें, ना जाने क्या क्या। लेकिन योगेंद्र, सबसे पहले मैं आप, फिर उसके बाद इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए अशोक जी आपके पास आऊँगा और फिर आरती आपके पास। जब जिसका जिक्र आरती ने किया कि जैसा जो अपना मुल्क होता है वो दूसरी तरफ नहीं देखता, वो अपनी ताकत अपने भीतर ढूंढता है, और शायद अपनी ताकत अपने भीतर जो है वो एक लीडरशिप ही आपको बताती है कि आपके भीतर कितनी ताकत है। और उसमें एक बहुत अहम हो जाता है कि आपकी इकॉनमी कैसी है, अगर आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, एक नए सशक्त भारत की तरफ आगे बढ़ना है, उसकी झलक आपको इस भाषण में की। एब्सोल्युटली। अगेन आई विल से ये स्पीच जो है प्राइम मिनिस्टर की वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और पॉजिटिव थी। अगर हम ये देखें कि इंडिया की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो है सिंस इट्स इंडिपेंडेंस जो है वो क्या रही है, तो मैं ये कहूँगा कि एक
हम ये कहेंगे कि एक यूनाइटेड स्ट्रेंथ जो इस कंट्री की रही है कि इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिटी, वो एक अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ रही है। और डिस्पाइट ऑल बॉटलनेक्स गोइंग फॉरवर्ड, मैं ये मानता हूँ कि जो इंडिया के लिए ग्रेटेस्ट चैलेंज है, चाहे इकोनॉमिकली भी अगर हम देखें, वो ये है कि आज भी अगर हम देखें कि इनइक्वालिटी जो है इस कंट्री के अंदर, वो आज जो है अगर हम पास से देखें तो वो बढ़ रही है। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है इट इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत मेजर चैलेंज भी है। और मैं ये फील करता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड जो है, ऐसी क्या चीज़ है जो हम एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे जो है ये सब चीज़ें जो है एक बाय वे ऑफ इकोसिस्टम क्रिएट हो सकती है, वो है पॉजिटिव बिलीफ एंड माइंडसेट। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, जब तक आप देखें कि हम अलग अलग डायरेक्शंस में इस कंट्री को जो है मूव करने वाली बात रखेंगे, तो पॉइंट इज कि जब तक एक कोहेसिव फोर्स की तरह एज अ टीम, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी फोकस किया, जब तक हम उस तरीके से काम नहीं करेंगे जिसमें चाहे हमारी सेंटर है, स्टेट्स हैं, इंडस्ट्री है, इन सबको एज अ कोहेसिव फोर्स काम करना है, और तभी हम ये देखेंगे कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर वो फास्टर रहेंगे। और वर्ल्ड ऑर्डर जब चेंज होने की बात होती है, अशोक जी, इसी पॉइंट को अगर आप और कंटिन्यू कर पाएं, क्योंकि ये एक नज़ीर भी नज़र आती थी जब वो भारतीयों को बताते हैं, भारत को बताते हैं कि आगे का विजन क्या है। एक तरीके से जब हम शताब्दी वर्ष बनाए, वो तो यहाँ तक का जिक्र करते हैं कि लीडर्स जो है वो मैटर, यानी कि जो वक्त है वो देश है वो मैटर करता है। ये नहीं कि उस वक्त कौन लीडर है या उस वक्त आगे कौन लीडर होगा, विजन किसको दिया ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से जब पीएम आगे ले जाने की बात करते हैं, जिस वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र करते हैं, आज वो भी स्पीच में था सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सचिन, क्योंकि देखिए उन्होंने ये बताया है कोविड के बारे में, तो उन्होंने बात की और कहा जो अब पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर कैसा बनने वाला है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया जो कोविड में हमें चुनौतियां थी, हमने कैसे चुनौतियों का सामना किया है, कैसे उनसे जूझा है। और ठीक है हमें थोड़ा नुकसान हुआ हो, परंतु उससे हम और देशों के मुकाबले बहुत अच्छी तरीके से उससे निकले हैं। परंतु इसके बाद वो बताना चाहते हैं जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा तो भारत उसके कगार पर खड़ा है। तो हमारे लिए चैलेंजेस तो होंगे, चुनौतियां होंगी, पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। इसीलिए उन्होंने कहा यही समय है, सही समय है, और इसी समय का हमको लाभ लेना चाहिए। दूसरी बात है, देखिए जो लीडर होता है वो आगे से लीड करता है, लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, हैंड्स ऑन। ये नहीं बताते हैं जो आप उनको ये आदेश दे दिया जाए, उनको निर्देश दे दिया जाए जो आप जाइए और आगे जाइए। वो आगे से लीड करता है। और प्रधानमंत्री ने ये भी स्वयं कहा, उन्होंने कहा मैं देखिए कोई मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, मैं आगे का नहीं देख सकता हूं 25 साल बाद क्या होने वाला है, परंतु मैं कर्मयोगी हूं, मैं कर्म पर विश्वास करता हूं। और यही उन्होंने आह्वान दिया है पूरे देश को, जो आप कर्म करिए। और इसी पर जो पहले आप बातचीत कर रहे थे सचिन, जो था कि यूथ को क्या कैसे करना है। देखिए हमारे देश में अगर मोटे तौर से देखा जाए 2 या 3 ऐसी एंटिटीज हैं। एक तो हम अगर कहें हमारे फार्मर्स हैं, हमारे किसान हैं, करीब 60% के आसपास जो देश है वो कृषि के ऊपर निर्धारित है, वो कृषि के ऊपर फोकस करते हैं। तो उसके बारे में भी उन्होंने कहा जो उस 60% में भी 80% से ज्यादा वो हैं जो कि छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। तो उन्होंने उनके लिए भारत क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, वो बताया। दूसरी बात है उन्होंने यूथ के बारे में कहा, जैसे आप बात कर रहे थे कैन डू जनरेशन। अब वो है जो हमारे पास 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो 35 इयर्स, मतलब बिल्कुल यूथ है हमारे पास। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक एडवांटेज है। तो यूथ के लिए कैसे उनको आगे आना चाहिए, उनको देश को आगे बढ़ाना चाहिए। और तीसरी बात है महिलाएं, क्योंकि वो भी है 50% के आसपास उनकी भी तादाद है, परंतु उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो देश के उत्थान में, देश के विकास में, देश की प्रगति में वो इतना नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने, वो तो पिछले कितने सालों से बोलते आ रहे हैं, परंतु महिलाओं का और युवतियों का क्या उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्या उसमें वो कर सकते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो मेरे विचार से आगे चलते हुए इन्होंने बिल्कुल एक जैसे विजन बताई 25 साल की, अगर हम ये करें
और उन्होंने बहुत सारे ऐसा रोड मैप दिया है। देखिए, आप बता रहे थे हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में कहा है, और बहुत सारी उन्होंने, ये नहीं जो केवल पीछे जो हो गया। अगर बात यही कहूंगा, अगर जी आपके पॉइंट को ही थोड़ा सा एलैबोरेट करूं, अभी हमारे साथ ब्रिगेडियर सावंत थे, उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। वो ये कह रहे थे कि देखिए, जब हम किसी भी राष्ट्र की तरक्की की बात करते हैं ना, तो वो राष्ट्र वही तरक्की करता है जिसमें महिलाओं और पुरुषों की बराबर की भागीदारी होती है। जब आप कहते हैं कि बोथ आर इक्वल सेक्स, दोनों की बराबर की भागीदारी होती है, और भागीदारी तभी होती है जब भागीदारी आप बढ़ाते हैं। वो भागीदारी सेना में भी होती है, इकोनॉमी में भी होती है, हर क्षेत्र में होती है। ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र छोड़ दीजिए। तब उन्होंने सैनिक स्कूल का जिक्र किया कि सैनिक स्कूल में जो है अब लड़कियां भी जा सकेंगी। ये यही दिखाता है कि हम आने वाले भारत को महिलाओं की दृष्टि से भी और एक बराबरी की दृष्टि से भी कैसे देख रहे हैं। खैर, विस्तारवाद का जो उन्होंने जिक्र किया था, एक बार मैं उस पर लौटना चाहता हूं। ये सुनते एक साउंड बाइट, फिर मैं आरती आपके पास आता हूं। और इस वक्त तस्वीरें जो हैं वो पूरे भारतवर्ष से आ रही है। हमने आपको दिखाई थी पैगोंग की तस्वीरें, जहां पर आईटीबीपी के जवानों ने तिरंगा लहराया। तमाम राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, भारत चीन बॉर्डर पर भी तस्वीरें आई जहां पर तिरंगे को लहराया गया। और ये बिल्कुल उसी तरीके से जोड़ करके देखा जा सकता है जब प्रधानमंत्री लद्दाख गए थे, जवानों को संबोधित किया था कि हमारे हाथ में जो है कि हम उनकी पूजा करते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके एक हाथ में बांसुरी है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। वहीं विस्तारवाद, आतंकवाद का वो बराबर से जिक्र करते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फ्लैग होस्ट कर रही हैं। ये पश्चिम बंगाल से इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि अब तमाम राज्यों से भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई। अभी श्रीनगर से तस्वीरें आ रही थी, और श्रीनगर ही आरती टिक्कू भी मौजूद हैं। वो एक बहुत ही खूबसूरत धुन बजाते हुए बैंड की तस्वीरें आ रही थी। आरती में सुन रहा था, और फिर मुझे याद पड़ता है, हम टाइम स्क्वायर पर देखते हैं कि टाइम स्क्वायर पर जो है झंडा आ जाता है तो हम वो तस्वीर दिखाते हैं। भाई, टाइम स्क्वायर तो हम बाद में देखेंगे। अब हम जो तस्वीर दिखाते हैं, रोशनी में नहाया हुआ लाल चौक का तिरंगा। आरती, आवाज आई? बिल्कुल बिल्कुल सचिन, मैं ये कहना चाहूंगी आपके दर्शकों के से कि 31 साल के बाद मैं एक विस्थापित कश्मीरी हूं, और पहले 31 साल में मुझे भारत की स्वतंत्रता दिवस मनाने को मिल रहा है यहाँ श्रीनगर में। और ये जो बैंड का म्यूजिक है, ये जो झंडे लहरा रहे हैं यहाँ पे श्रीनगर में, कई सारे जो दुख झेलने पड़े, कई जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो हम लोगों ने काफी चैलेंजेस का सामना किया पिछले 30-31 साल में, और मेरी जनरेशन ने खासकर, हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। हमने उसका जवाब दिया है। जितना भी सेपरेटिज्म हुआ, आतंकवाद हुआ, उनका जवाब हमने दिया है, मेरी जनरेशन ने दिया है। और आज यहाँ श्रीनगर पे बैठकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे ये लग रहा है कि हमारी जनरेशन आगे भी जो चैलेंजेस आएंगी उनके लिए हम तैयार हैं लड़ने के लिए। ये सिर्फ भारत में सिर्फ सेना की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आतंकवाद और सेपरेटिज्म का मुकाबला करे। ये सिविल सोसाइटी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हम लोगों का भी दायित्व है कि हम ऐसे जो भारत के विरुद्ध जो ताकतें हैं उनका सामना करें, उनका मुकाबला करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, 30-31 साल में यहाँ कश्मीर में ना तो स्टेट ने, ना तो सिविल सोसाइटी ने इन बातों पे गौर किया कि भारत का संविधान, भारत का स्वतंत्रता दिवस और ये सारी जो चीजें हैं, ये सिंबोलिज्म जो है, जिसकी वजह से एक इंस्पिरेशन मिलती है अपने राष्ट्र के लिए जीने की, लड़ने की जो एक भावना होती है, वो तब आती है जब आप ये सिंबोलिज्म आप देखते हो या आपको सिखाया जाता है। आपकी सोसाइटी, आपका देश, आपकी कम्युनिटी, आपके माँ बाप जब ये सारी चीजें दिखाते हैं आपको, तो आपको समझ आता है। मैं उस कश्मीर में पली बड़ी जब यहाँ पे भारत के झंडे लहराते थे, लेकिन 1990 में जब आतंकवाद हुआ और सेपरेटिज्म ने एक बहुत ही बुरा रुख लिया, 30-31 साल में हमने भारत का यहाँ झंडा नहीं देखा। 30-31 साल में हमने ये कोई नहीं देखा जो भारत का
नेशनल एंथम गाए। आज लेकिन 75th इंडिपेंडेंस डे पे, जैसे कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने एक नींव रखी है नए भारत की कश्मीर में। और वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि 370 जब हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, और जो भी उसके बाद कदम लिए गए, उसकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं कश्मीर में। तो ये मैं आप बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ बिल्कुल एग्री करती हूं कि लीडर वो होता है जो लीड करे, जो टाइड के अगेंस्ट चले। देखिए कितने सारे इंडिया में इंटेलेक्चुअल्स थे, इंटेलिजेंसिया था जो ये मानता था कि 370 को तो हटाया ही नहीं जा सकता, जो ये मानता था कि कश्मीर में भारत का झंडा तो लहराया नहीं जा सकता, जो ये मानता था कि कश्मीर के लोग जो है वो भारत के साथ नहीं है। आज की डेट में आज देख लीजिए, आप कहीं किसी भी स्कूल में जाइए, आपको पता चलेगा कि ये इसलिए हुआ है। आज भारत का अगर नाम है, नेशनल एंथम है, झंडा है, वो लीडरशिप के कारण है। जो दृढ़ता, डिटर्मिनेशन दिखाई है प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाने की, वो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया की पूरी इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी ने किया, किसी ने ऐसा इतनी करेज दिखाई, इतनी डिटर्मिनेशन दिखाई कि वो इस सबको रिवर्स करे। जो भी भारत के खिलाफ जो लेजिस्लेशन हुई थी या भारत के खिलाफ जो एक्सटर्नल फोर्सेस ने जो कंस्पिरेसीज की थी, उनका मुकाबला किया, उनसे लड़ा और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और एक ही मास्टर स्ट्रोक से आप जिसे कहती हैं कि आप तो खुद श्रीनगर बैठी, श्रीनगर जाने की कोई सोच नहीं सकता था विस्थापित, आप वहां पर बैठी हैं, वहां तिरंगा लहराया जा रहा है, वहां से तस्वीर आ रही है। ये बताने के लिए बहुत कुछ काफी उन लोगों के लिए कि वहां कोई तिरंगा लहराने वाला नहीं मिलेगा, कोई जवान नहीं होगा। कहाँ है वो बैठ करके? आइए ना जरा उस जश्न में शामिल होइए, हम आपको दिखाते हैं क्या प्राथमिकताएं रही हैं और क्या बड़ी बातें थी। ये पंजाब फ्रंटियर की का जो बैंड है इस वक्त परफॉर्म कर रहा है, उसकी धुन में सुनते हैं, फिर मैं कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने शेयर करूँगा। आगे उठा के लाइन में चला आता है यार। तो प्रधानमंत्री मोदी के जो टॉप पॉइंटर्स से कौन कौन सी बड़ी बातें थी हम आपको बताते हैं। एक तो ये कि चीन को लेकर के साफ तौर पर उनका इशारा साफ था, आतंकवाद और विस्तारवाद को उन्होंने कड़ा जवाब दिया, पाकिस्तान को उन्होंने कहा दिया और साफ तौर पर कहा कि महामारी के बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो बेहद अहम होगा और भारत इसमें कहां खड़ा है ये पूरे विश्व को बता दिया। प्राथमिकता, जब वो प्राथमिकता का जिक्र करते हैं तो उसमें क्लाइमेट का जिक्र भी करते हैं जो कि पूरा विश्व है। ऊर्जा स्वतंत्रता का जिक्र करते हैं कि 100 साल जब पूरे हों तो भारत एनर्जी में खुद सेल्फ सफिशिएंट हो। खेल मुख्य धारा से जुड़े, पहले खेल को खराब माना जाता था लेकिन अब देखिए टोक्यो ओलंपिक में जिस तरीके का प्रदर्शन हुआ है, हर एक को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पूर्वोत्तर को कभी नहीं छोड़ते हैं और इसका झलक कभी हमने प्रधानमंत्री का जब कैबिनेट एक्सपेंशन था उसमें भी दिखी और बाकायदा पूर्वोत्तर का जिक्र वो हर भाषण में करते हैं। अपने 15 अगस्त के हर भाषण में उन्होंने पूर्वोत्तर का जिक्र भी किया और जितना हो सकेगा सरकारी हस्तक्षेप कम होना चाहिए, रेड टैपिज्म कम होना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पुराने से पुराने ऐसे कानून थे जिस कारण से चीज़ें अटक जाती हैं, इतना पेपर वर्क और ये तमाम चीज़ें, और कुछ कर दिखाने वाली पीढ़ी यानी कि कैन डू जनरेशन है ये। ऑक्सीजन प्लांट का भी उन्होंने जिक्र किया, नाइट्रोजन का भी जिक्र किया कि बाकायदा नाइट्रोजन प्लांट का भी जिक्र किया और प्राथमिकता यही रहेगी ऑक्सीजन प्लांट के साथ ऑक्सीजन प्लांट हर जगह रहे। क्योंकि अगर लंबोलो आप देखा जाए तो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स का भी ये कहना था कि सशक्त भारत, ये नया भारत जो है, जिस वक्त ये दूसरा साल है कोरोना का, जब देश में एक तरीके की यूं कहें कि सेकंड वेव के बाद थर्ड वेव की बात होती है, नेगेटिविटी है, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम फिर भी जो खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं उस स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश की और उस वक्त उसी नेगेटिविटी में ये बात बताने की कोशिश की कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, कि यही वक्त है भारत का और अगर इस वक्त भारत खड़ा रहा तो आने वाले वक्त में ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर भारत चाहे तो वो चेंज कर सकता है, जो कि होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.